पुनः सभी विद्यार्थियों का अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं इसके साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था केंद्र सरकार पाठ के अंतर्गत लोकसभा के अधिकार, उसकी शक्तियां और उसके कार्य के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या होती है? तो पहले भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि हमारे देश में जो सरकार है वह 3 अंगों के माध्यम से देश के ऊपर शासन चलाती है, जिसको कि हमने बताया था आपको। एक को कहते हैं व्यवस्थापिका, जो सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका। आज जो पढ़ेंगे उसका नाम है कार्यपालिका, सरकार का दूसरा अंग, और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, वो इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो व्यवस्थापिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका यानी सरकार का दूसरा अंग। तो कार्यपालिका देखा जाए तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका में जो संवैधानिक प्रधान होता है या जिसको वैधानिक प्रधान कहते हैं औपचारिक, वह देश का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है देश का सबसे बड़ा पद होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे देश का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता रहा हूं मैं। हमारे देश के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है कोविंद, रामनाथ कोविंद हमारे देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, सबसे बड़ा पद होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो सबसे बड़ा होगा। और संविधान के अनुच्छेद 53 में भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत का जो वैधानिक प्रधान यानी जो औपचारिक प्रधान होगा वह देश का क्या कहलाएगा? राष्ट्रपति कहलाएगा। वह राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार वैधानिक प्रधान होने के नाते, औपचारिक प्रधान होने के नाते वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। उसके जो अधीन पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि देश का प्रधानमंत्री, तो देश कोई भी अपनी शक्ति का जब वह प्रयोग करेगा, अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, तो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर ही वह क्या करता है। तो कहने का तात्पर्य है हमारे देश की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका में देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री परिषद के सदस्य और महान्यायवादी, ये सब क्या है कार्यपालिका में शामिल किए जाते हैं। तो इसी संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है, जिस प्रकार से आपको बताया मैंने कि देश का वैधानिक यानी औपचारिक जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, मगर जो वास्तव में वास्तविक शक्ति देखा जाए, देश की कार्यपालिका शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति क्या होती है? वह प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री देश का क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वह एक नाम मात्र का वैधानिक प्रधान है। हाँ, इतना जरूर है कि देश में शासन, देश का जो समस्त शासन है वह राष्ट्रपति के नाम से चलता है। तो राष्ट्रपति देश का, दोबारा आपको पुनः बता रहा हूं मैं कि राष्ट्रपति जो है वह देश का कार्यपालिका का क्या होता है? वह वैधानिक औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक जो प्रधान की शक्तियां हैं, मतलब शासन की जो शक्ति है, वह हमारे देश में प्रधानमंत्री में निहित होती है, वह राष्ट्रपति में निहित नहीं होती है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जो होता है, देश को राष्ट्रपति कौन बनता है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे देश में समय समय पर चुनाव होते हैं, लोकसभा का, विधानसभा का, नगर निगम का चुनाव होता है। तो चुनाव में हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमें भी यह पद मिल जाए। उसी प्रकार से राष्ट्रपति का भी देश में चुनाव होता है। यह भी आपको बता दूं बच्चों, राष्ट्रपति जो होता है दलगत राजनीति से बिल्कुल भिन्न होता है। वह किसी पार्टी का नहीं होता है, वह पार्टी बेस पर चुनाव नहीं लड़ता है कि यह बीजेपी का है या कांग्रेस का है। बाकी चुनाव में आपने देखा होगा लोकसभा, विधानसभा और बाकी जो चुनाव होते हैं वह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, और पार्टी के बैनर तले वो क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वह किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होता है, किसी पार्टी से वो संबंधित नहीं होता है। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, हमारे देश में राष्ट्रपति पद के लिए
निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है। 2 नंबर के प्रश्न इस प्रकार के बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत सरल है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं उसको बताइए। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे बोर्ड में हम कि परीक्षा में, या इसको ऐसे समझेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो या भारत का निवासी हो या भारत का रहने वाला हो। इस टूटी फूटी भाषा में भी सामान्य तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वह भारत का निवासी हो या वह भारत का रहने वाला हो या वह भारत का नागरिक हो। वह उसके बाद इसकी आती है उम्र की बारी। उम्र, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष का व्यक्ति, 25 वर्ष का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित की गई है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो उम्र है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति पद के लिए, तो वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। इसके बाद जो होता है उसमें लोकसभा की सदस्यता, लोकसभा की योग्यता, ये सदस्यता बनने की वह योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की वह क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि वह लोकसभा या राज्य विधानमंडल का, यानी संसद का और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल या संसद का वह सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है एक बनाया गया, उसमें वह न्यायालय के द्वारा, जो हमारे देश का न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा वह पागल, दिवालिया, अपराधी घोषित न किया गया हो। कोई भी व्यक्ति इस देश में रहता है, अगर वह पागल है और कहने का तात्पर्य न्यायालय के द्वारा उसको पागल घोषित कर दिया गया है, वह दिवालिया है, ठीक है, और वह अपराधी किस्म का है, देश में रहते हुए अपराध करता है, गलत हरकतों में, गलत गतिविधियों में संलग्न है, वो हत्या में, अपहरण में, लूटपाट में, देश में रह करके वो देशद्रोह का कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वह न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया और अपराधी अगर घोषित किया गया है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद कोई भी पद, यानी राष्ट्रपति जो होता है वह अंतिम जो इसका पॉइंट है कि वह लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद का मतलब होता है कि वह व्यक्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। कहने का तात्पर्य है कि वह सरकारी नौकरी नहीं करता हो। सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि वह सरकार के द्वारा जो स्थापित जो विभाग हैं, यानी सरकारी नौकरी वह नहीं करता हो, वह व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो ये रहा बच्चे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब हम पढ़ेंगे कि अब तो इसकी योग्यताएं हो गई, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचन यानी उसका इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हम नहीं करते हैं, लेकिन एक तरह यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, यूं कह सकते हैं। लेकिन जैसे लोकसभा, आपने देखा होगा कि हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र प्राप्त व्यक्ति जो होता है, वो पुरुष हो या महिला हो, वह देश के लोकसभा, विधानसभा या अनेक प्रकार के ऐसे चुनाव होते हैं जिनमें वह 18 वर्ष का जो वयस्क व्यक्ति है वह मतदान में हिस्सा लेता है, मतदान करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेती है। जनता जिन अपने प्रतिनिधियों को चुनती है देश के अंदर, जनता जिन प्रतिनिधियों को देश के अंदर चुनती है, वही व्यक्ति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वह राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनका वो चुनाव करते हैं। जैसे जनता के द्वारा हमारे देश में लोकसभा, पूरे देश में जो लोकसभा है और विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा हैं और जो देश के संघीय जो क्षेत्र हैं जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का था अप्रत्यक्ष आप समझ गए होंगे बच्चों। जैसे हम जनता, देश की जनता जो होती है लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती हैं और वो लोकसभा विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। आपको एक सिंपल भाषा में ऐसे भी समझा देता हूं, जैसे कि हम बीकानेर में रहते हैं तो बीकानेर का लोकसभा का सदस्य कौन है, लोकसभा का सदस्य नहीं, पार्लियामेंट,
मेंबर कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल। और जैसे बीकानेर पश्चिम में हम रहते हैं तो बीकानेर पश्चिम में आपके विधायक एमएलए कौन है? डॉक्टर बुलाकी दस कल्ला बिड्डी कला। तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ऐसे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से ऐसे ही मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये निर्वाचन की पद्धति है, अप्रत्यक्ष प्रणाली। अब एक अगला है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत हमारे देश में आपके संसद के नहीं, पहला जो सदन लोकसभा है और राज्य विधानमंडल में जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वह क्या करते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उसके बाद कभी राष्ट्रपति जो होता है वह उसमें एक खाता है पदच्युति की पद्धति, यानी पद से हटाना। राष्ट्रपति को पद से कभी कभी हटाया भी जा सकता है। वो किस विधि द्वारा? उसको कहते हैं महाभियोग लगा करके, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। वैसे बच्चों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए क्या होता है? निर्वाचित होता है। लेकिन इससे पूर्व भी अगर देश में हमारे लोकसभा या राज्यसभा जो है उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर रहा है, वह संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा करके उसको पद से हटाया जा सकता है या पदच्युति कहते हैं, पदच्युति किया जा सकता है। सबसे पहले महाभियोग लगाने का मतलब महाभियोग कैसे लगता है ये भी आपको बता दूं मैं। सबसे पहले महाभियोग लगाने के लिए दोनों में से, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए इसका पहले यह नियम है कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी जो एक सदन होता है वह 1/4 बहुमत से, यानी 1/4 बहुमत से पहले अभियोग लगाने के लिए वो क्या है? अभियोग लगाएगा। उस पर फिर 14 दिन बाद जिस सदन में अभियोग लगाया गया है उस सदन में पहले उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श के बाद अगर उस सदन में 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए सहमति हो जाती है, स्वीकृति हो जाती है, तो उसको पुनः दूसरे सदन में, यानी मान लीजिए पहले राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत से स्वीकृति हो जाती है तो लोकसभा में भेजा जाएगा, और पहले अगर लोकसभा में 2/3 बहुमत से स्वीकृति हो जाती है तो उसको राज्यसभा में। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में, मतलब उसके लिए पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना 2/3 बहुमत से आवश्यक है। तो पुनः जब उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, विचार विमर्श होगा, और उस सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के विरुद्ध उसको पद से हटाने के लिए अगर स्वीकृति हो जाती है तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। अगर मान लीजिए लोकसभा में अगर 2/3 बहुमत से स्वीकृति हो जाती है उसको पद से हटाने के लिए और राज्यसभा में नहीं होती है तो उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं। तो कहने का मतलब यह है जब 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के विरुद्ध उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग लगा करके स्वीकृति हो जाती है तो राष्ट्रपति जो है अपने पद से पदच्युत समझा जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। देखो बच्चों, इसके बाद पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य के बारे में। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वर्तमान के वीडियो में सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देश में जब स्थिति बिल्कुल शांत होती है, सामान्य होती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है वो सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो शक्ति है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 53 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि देश का जो वैधानिक प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा, वह क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति जो होता है वह सर्वप्रथम क्या करता है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको क्या करता है? वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाता है। उसके पश्चात वह प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों
उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों, देश के समस्त राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद महालेखा परीक्षक इत्यादि की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। तो ये राष्ट्रपति की क्या होती है, कार्यपालिका शक्ति। देश में जो भी निर्णय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस पर अंतिम जो हस्ताक्षर होता है स्वीकृति होने के बाद राष्ट्रपति की होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि देश का शासन का संचालन जो होता है वह किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्योंकि लोकसभा विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पास होने के बाद, पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है देश में शासन का संचालन करता है, यानी देश का सारा जो शासन है उसके नाम से ही चलता है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है उसका महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनको पद से हटा भी सकता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों, तो महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे आपको बताया मैंने कि संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा के सदस्य भी शामिल होते हैं। आपके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो बड़े अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, उन सब की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति को चाहें तो अगर वो पद पर रहते हुए सही कार्य नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति उनको क्या करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह से जो है उन सबको क्या करता है, उनकी पदच्युति यानी पद से हटा भी सकता है अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो। इसके बाद है शासन संचालन संबंधी शक्ति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को शासन संचालन संबंधी शक्ति भी प्राप्त है। जैसे देश में आपके महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या आपके यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो अधिकारी हैं या जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, और इसके साथ साथ जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, इसके संदर्भ में किस प्रकार से कानूनों का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति करता है। पुनः आपको बताऊं मैं कि देश में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और उसके क्या होते हैं, सदस्य, और विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं, महालेखा परीक्षक, और संसद के दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही आयोजित की जाती है, आमंत्रित की जाती है। तो उस संदर्भ में जो नियम है, नियमों का निर्माण, कानूनों का निर्माण जो है वो क्या कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति को वैदेशिक क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होता है। विदेशों से, दूसरे देशों से कोई भी जो समझौता होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जैसे भारत का कोई भी राजदूत, भारत के जो राजदूत होते हैं वो अपने दूतावास में, विभिन्न देशों के दूतावास में उनकी नियुक्ति करना, ठीक है। उसके बाद आपके जो विदेशों के जो राजनयिक या जो आपके जो राजदूत होते हैं उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना, यह राष्ट्रपति का ही क्या है, कार्य है। और दूसरे देशों से किसी भी प्रकार के संधि और समझौते, किसी प्रकार की संधि और जो समझौते होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक देश का सबसे बड़ा क्या होता है, वो पद होता है। तो वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को क्या है, शक्ति प्रदान की गई है। पुनः आपको बता रहा हूं मैं कि हमारे देश के जो राजनयिक हैं, राजदूत हैं, या जो हमारे देश के कूटनीतिज्ञ हैं, वह दूसरे देशों में उनसे संबंध स्थापित करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरे देशों के जो कूटनीतिज्ञ हैं या जो राजदूत हैं उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति करता है। तो वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को इस प्रकार से यह शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की जो एक शक्ति है, सामान्यकालीन शक्ति, वो सैनिक क्षेत्र में शक्ति है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का वह सर्वोच्च सेनापति होता है। इसलिए सैनिक क्षेत्र में उसको शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन सैनिक क्षेत्र में शक्ति प्रदान की गई है, तीनों सेनाओं का सेनापति है, तो वह संविधान के अनुसार सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत वह दूसरे देशों से कभी भी अगर युद्ध इत्यादि ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न होती है तो इस समय यह कोई भी जो है वह युद्ध की घोषणा जो है वो नहीं कर सकता है। इसकी घोषणा वह बिना परामर्श यानी प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना वह
नहीं कर सकता है। इसीलिए संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति के हर कार्यों में सलाह के लिए, परामर्श के लिए एक जो देश में पद बनाया गया है वो प्रधानमंत्री का पद होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही वह दूसरे देशों से सैनिक क्षेत्र में किसी प्रकार की वह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह युद्ध की घोषणा जो है सामान्य काल की स्थिति में बिना प्रधानमंत्री के परामर्श से नहीं करता है। तो बच्चों आज जो है राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं उसके अंतर्गत मैंने आपको 5 बिंदु बताए हैं। इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे और कल आपको बताऊंगा मैं राष्ट्रपति की संकट काल की शक्तियां। तो आज थोड़ा इसके बारे में बता दूं, संकट काल की शक्तियां क्या होती है। संकट काल जैसे वर्तमान का जो पूरे विश्व में देखा जाए या भारत में देखा जाए वो संकट काल की शक्तियां हैं। जो ये कोरोना महामारी, एक हर बच्चा जान गया है कि देश में कोरोना महामारी है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है पूरे देश में फैल चुका है। तो एक तरह से ये महामारी है, ये संकट कहते हैं, पूरे देश के ऊपर संकट आया है तो उसको संकट काल का समय कहते हैं। चूंकि हमारे देश में संकट काल में राष्ट्रपति शासन अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस काल को हम संकट काल कहते हैं। इसके बारे में हम कल बताएंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया, कार्यपालिका जो सरकार का दूसरा अंग होता है, उस कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, मतलब वैधानिक प्रधान होता है, और किस प्रकार से उसके अधिकार दिए गए हैं, किस प्रकार से उसका चुनाव होता है, उसके पद की योग्यताएं कैसी होती है और किस प्रकार से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा करके उसको पद से हटाया जा सकता है और कैसे उसके चुनाव, निर्वाचन इत्यादि होते हैं उसके बारे में बताया। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य के बारे में सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आपको बताया हमने। तो आज का जो वीडियो है आप इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। जो भी इसमें आपको कुछ समझ नहीं आए, कोई डाउट है तो निश्चित रूप से आप विद्यालय में 10:30 से 11:30 के बीच में आप वहां पर आएं, हम उपलब्ध रहेंगे, आपको बताएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। संडे के दिन ऑफ रहेगा, संडे के दिन हम विद्यालय में आपको नहीं मिलेंगे, संडे के दिन हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे। यानी आपके जो वर्किंग डे है उसके अंतर्गत आप कभी भी विद्यालय में आकर के संपर्क करें, घर पे खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें। धन्यवाद, नेक्स्ट मिलेंगे हम बाद में।